फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिख रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे कैसे छूट गया और कौन जिम्मेदार है इसके लिए। इसी टॉपिक को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इस पूरे कहानी की शुरुआत जो है ये आपका 1445 में होता है, जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। क्या हुआ इसमें में? एक व्यक्ति हैं, ये जर्मनी के हैं, गुटेनबर्ग। ये 1445 ईस्वी में अपना जो इनका खुद का इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस का, उनको सार्वजनिक किए, उनको लोगों के सामने दिखाया कि ये हमारा प्रिंटिंग प्रेस है जो हमारा इन्वेंशन है, जिससे कि किताबों को, पंफलेट को छापना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन इस इन्वेंशन से पहले किताबों को कैसे लिखा जाता था, कैसे छापा जाता था, उसको जान लेते हैं एक बार कि अनटिल देन इससे पहले क्या होता था। इससे पहले हैंड कॉपीड बाय एस्क्राइब्स होता था। जो एस्क्राइब्स का मतलब होता है जो हाथ से लिखने वाले होते हैं, उनके द्वारा ये बुक का कॉपी किया जाता था। ये जो प्रोसेस था बहुत ही स्लो था और बहुत ही लेबोरियस था, जिसके कारण जो बुक होते थे वो बहुत ही कम होते थे और बहुत ही रेयर होते थे और बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। इनका परिणाम जो होता था, जो क्युमुलेटिव इफेक्ट होता था इसका, कि जो मास लेवल पे बुक जो है अवेलेबल नहीं होता था, जिसके कारण कि मास लिटरेसी संभव नहीं था, जो मास एजुकेशन था वो संभव नहीं था। ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथ से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गुटेनबर्ग का जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस, ये एक पिक्चर में दिख रहा है आपको। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो गुटेनबर्ग का इन्वेंशन था उसका वेस्टर्न यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो इस प्रिंटिंग प्रेस का इंपॉर्टेंस था, इसको वेस्टर्न यूरोप में बहुत ही जल्दी रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत ही जल्दी स्वीकार किया गया। 1460 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फ्रांस और इटली, इन दोनों देशों में लगभग स्प्रेड कर चुका था। 1470 के लगभग में ब्रिटेन में ये बिल्कुल ही हर जगह अवेलेबल हो गया था। खास करके लंदन और जो ऑक्सफोर्ड है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का एक बहुत बड़ा सेटअप एस्टेब्लिश किया जा चुका था। ये आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है। फ्रेंड्स, इसी समय में 1460 और 70 की बात अगर करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो चुका था स्पेन और ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट्स में। फ्रेंड्स, इसी समय हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप में इस इन्वेंशन को वेलकम किया गया एक डिजायरेबल इनोवेशन के रूप में, लेकिन जो इस्लामिक वर्ल्ड था उतना लकी नहीं था। क्या हुआ था कि इस्लामिक वर्ल्ड के जो उस समय में हेड थे, ऑटोमन सुल्तान, जो कि आज के तुर्की में उनका सेंटर था, ये इस प्रिंटिंग प्रेस का वेलकम नहीं किए। उनके प्रति इनका हॉस्टाइल रवैया रहा। जो ऑटोमन सुल्तान थे, ये 1485 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया। इनका कहना था कि अरेबिक में कुछ भी नहीं छप सकता है, और जानते हैं कि उस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो सिर्फ और सिर्फ अरेबिक था। जो कुरान का लैंग्वेज था वो अरेबिक था, लेकिन अरेबिक में कुछ भी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छप नहीं सकता था, बेंड कर दिया गया। और सेम चीज को 1515 में, मतलब 30 साल के बाद, वहां के जो सुल्तान थे सलीम फर्स्ट, उन्होंने इस जो बैन किया गया था बायजीद सेकेंड के द्वारा, उनको पुनः बढ़ा दिया गया, मतलब वो कंटिन्यू रहा। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये इस्लामिक वर्ल्ड है। ये वाला जो पार्ट है ये तुर्की वाला पार्ट है। तुर्की का जो सुल्तान था उस समय में ऑटोमन सुल्तान था। यहीं से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर रेगुलेट होता था। फ्रेंड्स, आखिर जाकर के 1727 ईस्वी में ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसको ऑटोमन साम्राज्य के लैंड में अलाउ किया गया। लेकिन जो अलाउ किया गया वो भी बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया गया। रिस्ट्रिक्शंस ये था कि जितने भी मटेरियल्स बनेंगे वो सारे मटेरियल्स जो है वो एग्जामिन किए जाएंगे। 3 रिलीजियस जो नॉलेज रखने वाले लोग होंगे, जिनको लीगल नॉलेज होगा, उसको काजीज कहा जाते थे। 3 काजीज मिल करके वो इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस से मटेरियल निकल रहा है उन कितना सही है, कितना, मतलब एक बहुत ही बड़े पैमाने पे रेगुलेशंस का मैकेनिज्म था उस समय में। इसका परिणाम क्या हुआ?
इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि आप ये देखिए 1727 में अलाउ किया गया था, 1729 से लेकर के 1743 तक, मतलब 14 साल में, इस 14 साल में सिर्फ और सिर्फ 17 बुक का पब्लिकेशन हुआ था। और 43 ही क्यों यहाँ दिया गया है? क्योंकि इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे कि 43 आते आते बुक का पब्लिकेशन जो प्रिंटिंग प्रेस में होता था वही बंद हो गया। एक 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी तक जो इस्तांबुल तुर्की का राजधानी था, वहां पे लगभग 80,000 स्क्राइब्स थे, मतलब हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या लगभग 80,000 था। जो 19th सेंचुरी था, जो 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, मतलब 1850 के बाद तक जो बुक का प्रोडक्शन था वो प्राइमरीली स्क्राइब्स के द्वारा ही किया जाता था और उसका हैंड कॉपी ही बनता था। फ्रेंड्स, 1800 ईस्वी तक एक डाटा है कि इस 1800 ईस्वी तक जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें जो लिटरेसी का रेट था मात्र 2 से लेकर 3% था। ठीक इसी समय में अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के टोटल जितने भी मेल एडल्ट थे उनके 60% लिटरेट थे, और जो फीमेल एडल्ट थे उनका 40% जो है वो लिटरेट थे। कहाँ 2 से 3% और कहाँ 60 से लेकर के 40% का लिटरेसी का अंतर था। ये जो अंतर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंटिंग प्रेस के कारण बड़े पैमाने पे जो बुक का पब्लिकेशन हुआ वो उसके होने के कारण यूरोप में लिटरेसी का रेट इतना ज्यादा बढ़ा, और ऑटोमन साम्राज्य में लिटरेसी जो है 2 से 3% रह गया, मतलब ये पीछे छूट गया। इवन जो नीदरलैंड है और जो जर्मनी है वहां का जो लिटरेसी रेट है वो और हायर था, बहुत ज्यादा था। फ्रेंड्स, ऑटोमन एम्पायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो ऑटोमन एम्पायर थे वहां जो बुक्स थे अभी भी बहुत फ्यू थे, बहुत ही रेयर थे और बहुत ही एक्सपेंसिव बना रहा। जो मास लिटरेसी है वो बिल्कुल नहीं के बराबर रहा, जो मास लेवल पे एजुकेशन था वो संभव नहीं हो पाया। ऑटोमन लैंड्स में जो रेट थे वो बहुत ही लोवेस्ट था। किस चीज का? एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब एजुकेशन प्राप्त करने का जो रेट था बहुत कम था। जो नॉलेज और विजडम का स्प्रेड जो होता है किताब के द्वारा, बुक के द्वारा, वो भी बहुत कम रहा। जो नॉलेज के बाद, नॉलेज हासिल करने के बाद उस नॉलेज के आधार पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सकता था उसका रेट भी बहुत कम रहा ऑटोमन एम्पायर में। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न यूरोप के कंपेयर में लिटरेसी में, एजुकेशन में एंड इकोनॉमिक सक्सेस के क्षेत्र में ऑटोमन एम्पायर जो है वो पीछे छूट गया। फ्रेंड्स, कंपेरेटिव स्टडी आपने देखा, इसका एक पिक्चर देख लीजिए। ये ऑटोमन साम्राज्य का एरिया है, मुस्लिम वर्ल्ड का एरिया है, यहाँ से रूल्ड होता था ऑटोमन एम्पायर, तो आज के तुर्की में एस्टेब्लिश था, और ये आपका वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया। ये सारे जो है आपके वेस्टर्न वर्ल्ड के एरिया हो गए। दोनों का मैंने कंपेरेटिव स्टडी किया। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस समय भारत की क्या सिचुएशन था, भारत में क्या था। तो भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में लाया गया। कौन लाया गया, किसके द्वारा? तो पुर्तगीज जो मिशनरीज थे वो 1556 ईस्वी में लेके आए थे। 1664 ईस्वी में 50 बुक, अराउंड 50 बुक्स जो है वो प्रिंटेड हो चुके थे। किस भाषा में? तो कोंकणी भाषा में और कन्नड़ा लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, रीजनल लैंग्वेज में उस समय हमारे बुक जो है पब्लिश होना शुरू हो गए थे। पहला जो तमिल बुक है वो 1579 में कोचिन में प्रिंटेड हो चुका था, और जो पहला मलयालम बुक था 1713 ईस्वी में इनका प्रिंटिंग हो चुका। अब सवाल ये उठता है कि ऑटोमन जो सुल्तान थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस पे बैन क्यों लगाया? इस चीज का आंसर जानने से पहले हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि प्रिंटिंग प्रेस के कारण जो बुक का बड़े पैमाने पर पब्लिकेशन हुआ, वो जो बुक है, बुक का क्या रिलेवेंस है, बुक क्या करता है, जिसके कारण कि ऑटोमन सुल्तान जो है इस बुक से क्यों डरे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बुक क्या है। ये जो बुक है, ये बुक जो है आइडिया को स्प्रेड करता है। ये बुक जो आइडियाज होते हैं, बुक में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं। और ये जो आइडियाज होते हैं, सम आइडियाज जो है वो चैलेंज करता है किसको? जो उस समय के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सेटअप होता है उसको चैलेंज करता है ये आइडियाज, और ये आइडियाज स्प्रेड होता है बुक के द्वारा। ये जो आइडियाज है बुक में, इसके कारण किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के द्वारा जो उनकी जनता है
उनको बड़ा ही मुश्किल होता है कंट्रोल करना, हार्डर टू कंट्रोल। जो दूसरा पॉइंट है, बुक्स गिव्स एबिलिटी टू सेंस। मतलब क्या है कि आप जब बुक पढ़ते हैं, आपके पास नॉलेज हो जाता है, तो आपके अंदर सेंस करने की क्षमता हो जाती है, आपके अंदर प्रिडिक्ट करने की क्षमता हो जाती है, क्या हो सकता है उसकी समझ डेवलप करने की, मतलब माइंड के आई से देखना शुरू कर देते हैं आप। दो तरह से हम देखते हैं, एक आई से देखते हैं, एक माइंड से देखते हैं। तो जो बुक के कारण आपके पास नॉलेज होता है, उस नॉलेज के आधार पे हम माइंड के आई से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं क्या, कि जो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकता है उसका क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल है। ये दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है, बुक मेक्स नॉलेज रेडिली अवेलेबल। एनीवन हु कैन मास्टर लिटरेसी, जो भी पढ़ने लिखने के लिए जानते हैं, उसके पास आसानी से बिना किसी बाधा के जो नॉलेज है अवेलेबल हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने देखा, बुक का रोल्स क्या होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो बुक होते हैं वो थ्रेटन करते हैं, खतरा पैदा करते हैं। किसके लिए? ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका अभी तो ओरल नॉलेज पे कंट्रोल होता है। क्या मतलब होता है ओरल नॉलेज का? कि जो नॉलेज है ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, मतलब एक आदमी जो है अपने बच्चे को सुनाया, बच्चे उसको स्टोर किया, वो बच्चा जो है फिर अपने बच्चे को सुनाया, वो उसको स्टोर किया। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो नॉलेज आता है उसको बोलते हैं ओरल नॉलेज। जैसे ही बुक का पब्लिकेशन होगा, तो जिस आदमी का ओरल नॉलेज पे कंट्रोल होगा, उसको एक तरह का उनके ऑथोरिटी को, उनके पावर को, उनके एग्जिस्टेंस को एक थ्रेटनिंग होगा। यही बुक ने किया। उन लोगों को भी खतरा पैदा हो गया बुक से जिनके पास की नॉलेज पे कंट्रोल था, मतलब समाज के ऐसे एलिट वर्क्स जिनका की सामान्यतः नॉलेज पे कंट्रोल था, उनको भी बुक के पब्लिकेशन होने से खतरा पैदा हुआ। इन्हीं सभी कारणों से आप ये देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे बुक हैं। ये सारे बुक जब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सारे नॉलेज हो जाते हैं, सारे विजडम हो जाते हैं, और फिर आप जो है बहुत ही एम्पावर्ड हो जाते हो। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि जो सुल्तान थे वो क्यों प्रिंटिंग प्रेस के प्रति हॉस्टाइल थे, क्यों उसका विरोध कर रहे थे? क्योंकि जो ओटोमन सुल्तान थे और वहां का जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट था, जैसे काजीज की मैंने बात किया था, इनको बहुत डर था। किस बात को लेकर के? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस को लेकर के। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसको समझते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी नया चीज आता है वो एक कारण बनता है। जो पुराने चीज एग्जिस्टेड रहते हैं, जो पुराने चीज अभी हैं, उनको, उनके अस्तित्व को मिटाने में ये जो नए चीज है एक बहुत बड़ा योगदान देता है। मतलब नए चीज से पुराने चीज को जो खतरा होता है, इसको हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और जो प्रिंटिंग प्रेस थे, उनको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के तरह लिया गया ओटोमन सुल्तान के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि इस बुक के द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो बड़े पैमाने पे बुक का पब्लिकेशन होगा, इस बुक के कारण, जो बुक की मैंने आपकी सारी विशेषताएं बताई, बुक क्या क्या कर सकता है, उस चीज के कारण एक जो नया चीज क्रिएट होगा, नए प्रिंटिंग प्रेस, नए बुक, बुक के कारण नए आइडिया, उसके कारण जो एग्जिस्टिंग वहां पे पॉलिटिकल एंड सोशल सेटअप के चीज थे, उनको जो एक थ्रेट हो सकता था, उनको जो एक खतरा हो सकता था, इसको बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस। इसी क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस के कारण जो है, जो सुल्तान है वो इसके प्रति हॉस्टाइल था, उसका विरोधी था। और सॉल्यूशन क्या था उनके हाथ में, ओटोमन सुल्तान के हाथ में, कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसी को बैन कर दो। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसी को बैन कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। फ्रेंड्स, अब हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, जो हमारा टैब है, किंडल है, ब्रॉडबैंड जो सुविधा है हमारे पास, केबल लाइन है, इंटरनेट जो स्पीड हम बात करते हैं 4G 5G एंड अदर्स, जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है, ये सारे चीज जो है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इनका अगर इम्पैक्ट देखें इस न्यू इनोवेशंस का, तो मास लिटरेसी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, मास एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो नॉलेज और विजडम है इसको स्प्रेड करने में इस न्यू टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल है। और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है इसको लाने में इन सारे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, जरा सोचिए
इमेजिन कीजिए कि अगर इतने सारे टेक्नोलॉजी जो अभी मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में चर्चा किया कि अगर उसको बैन कर दे, कोई स्टेट अगर इन सारी चीज़ों को बैन कर दे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। लिटरेसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के क्षेत्र में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसको इमेजिन कीजिए। आप ये कहेंगे कि ये एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होगा। ठीक इसी तरह से 1485 में जो ऑटोमन सुल्तान के द्वारा बैंड करने का निर्णय था वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन कैसे था वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, कि कंपेयर करने की कोशिश करके दिखाया कि वेस्टर्न वर्ल्ड से इन सारे चीज़ों के कारण कैसे ऑटोमन सुल्तान के स्टेप के कारण मुस्लिम वर्ल्ड पीछे छूट गया। फ्रेंड्स, इस चीज को हम यहीं समेटने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपसे ये फाइनली ये बताने की कोशिश किए कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड से कैसे पीछे छूट गया, कौन जिम्मेदार है। तो कैसे पीछे छूट गया, इसका एक बहुत बड़ा आंसर ये हमारे पास है कि प्रिंटिंग प्रेस का ऑटोमन सुल्तान के द्वारा बैन कर देना मुस्लिम वर्ल्ड के पीछे छूटने का एक बहुत बड़ा कारण है। और ऑटोमन सुल्तान के द्वारा बैन करने का मतलब है कि ऑटोमन जो शासक थे वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों बैन किए, तो वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के डर से बैन किए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट हमें इसको और अच्छा बनाने में बहुत ही मददगार होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।